आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के अंदर जो उर्दू लैंग्वेज के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेकर आए हैं आपके बीच, और ये आपके 2022 में जो आपके CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। इसे आप आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल किए हैं उसे अगर आप पकड़ लिए तो आप आसानी से उर्दू के 25 से प्लस ला सकते हैं। 26, 27, 28 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपकी सीटेट की तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में समझते हुए चलेंगे कि कीवर्ड क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है आमोजिश में ज़बान की मरकज़ियत का मतलब है। ठीक है, आमोजिश यानी लर्निंग में जो ज़बान का मरकज़ियत सेंट्रलाइजेशन है उसका मतलब क्या है। क्या आमोज लर्निंग में जो आपका ज़बान का किरदार है वो क्या है। 1 में कहा जा रहा है दूसरे मज़ामीन के आमोजिश में ज़बान का एक रोल होता है, और 2 में कहा जा रहा है ज़बान के आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल होती है। 3 में ज़बान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। 4 में कहा जा रहा है किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले को ज़बान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो आंख बंद करके आप तो पहले वाले को काट देंगे कि ये तवज्जो वाली जो बात कही जा रही है गलत है। 3 को हम काट देते हैं इसलिए कि ज़बान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। यानी ये कह रहा है कि ज़बान और मवाद, मान लेते हैं आपको अगर सोशल स्टडीज़ पढ़ाना है, बहादुर शाह ज़फ़र को पढ़ाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। अगर बहादुर शाह ज़फ़र का दौरे हुकूमत पढ़ा रहे हैं, उनका जो पीरियड है, टेन्योर है, उसको पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाने के लिए आप ज़बान का इस्तेमाल तो करेंगे ही। उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो ज़बान इस्तेमाल किया जाएगा। विदाउट लैंग्वेज आप नहीं पढ़ा सकते हैं। 2 भी काटते हैं हम। 2 इसलिए ज़बान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकज़ियत हासिल होती है। यानी ज़बान की आमोजिश में मवाद यानी मवाद को मरकज़ियत आप कैसे दे देंगे। यानी ज़बान अगर पढ़ा रहे हैं तो मवाद का उसमें तो रोल होगा नहीं बहुत ज़्यादा। जो भी रोल होगा उसमें किसका होगा, लैंग्वेज का होगा। इस वजह से ऑप्शन ए आपका सही होगा। दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में ज़बान का एक रोल होता है। कोई सा भी मजमून पढ़ा रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कोई सा भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको बगैर लैंग्वेज के आप आसानी से बच्चों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं उस बच्चे को उस ज़बान का आना ज़रूरी है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कोई सा भी लैंग्वेज हो। इस वजह से आपको इसको तरजीह देना है, इसको फ़ौक़ियत देनी है, और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं इसको, या ज़बान का मिसाली निसाब मुश्तमल होता है। यानी ज़बान लैंग्वेज का अगर कोई आप सिलेबस बना रहे हैं, भाषा का कोई पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को आप सम्मिलित करेंगे। 1 में कहा जा रहा है तदरीस व आमोजिश के मकासद, मवाद, अमल और अंदाज़ क़दर। 2 में कहा जा रहा है ज़बान की तदरीस के मकासद, तरीक़ाकार और तयन क़दर पर। 3 में कहा जा रहा है ज़बान की तदरीस व आमोजिश के अक़दार, अमल और इम्तिहान पर। और 4 है स्कूल की नज़रियात, तदरीस व आमोजिश व इम्तिहान। देखिए आपके लिए निगेटिव वर्ड है। इम्तिहान, ग्रेडिंग, नंबरिंग के लिए अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, टीचर अगर ये कहे कि टीचर बच्चों को इसलिए पढ़ाता है कि नंबर ज़्यादा आ जाए, टीचर बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा है कि वो इम्तिहान में अच्छा लिख सके, तो ये अपने आप में निगेटिव वर्ड है। तो ये 2 तो आपको छट गया, बचा 1 या 2। 1, 2 में से क्या लेंगे, तो इसमें से 2 को आप छाँट दीजिए। देखिए ज़बान की तदरीस के लिए मकासद, तरीक़ाकार और तयन क़दर, यानी ज़बान की तदरीस, भाषा के टीचिंग के लिए, भाषा के शिक्षण के लिए आपके मकासद का होना, तरीक़ाकार का होना, तयन क़दर का होना होनी तो चाहिए। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पहले वाले में क्या कहा जा रहा है, और पहला वाला ही सही है, तदरीस व आमोजिश के मकासद, यानी टीचिंग और लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य का होना ज़रूरी है। मवाद यानी कंटेंट का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट का, विषय का होना ज़रूरी है। अमल, कौन सा तरीक़ाकार आप इसमें, अमल ये वही है तरीक़ाकार, इंडक्टिव है, डिडक्टिव मेथड है, स्टोरी टेलिंग है, कहानी के ज़रिए या रिसाइटेशन के ज़रिए,
अंदाज़े क़दर यानी तय्युन क़दर CCE के ज़रिए करेंगे, असेसमेंट किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं उसी आप समझ लें। अगर उर्दू के अल्फाज को आप समझ लिए तो आप आसानी से उसके आंसर तक पहुँच जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा छोटा है और बट देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा जा रहा है क़वायद की मौसर तदरीस व आमोज़िश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। क़वायद की मौसर तदरीस यानी अगर ज़बान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होना चाहिए। तलबा को पहले क़वायद के उसूल से मुतारफ़ करवाना, फिर मिसालें देना चाहिए। तलबा को बहस में ज़्यादा से ज़्यादा क़वायद मश्क को नोट्स में लेना, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकशाफ उसूल का मौका देना। 3 में कहा जा रहा है तलबा को दरसी किताब के क़वायद मश्क करनी चाहिए, फिर उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे और इस्तेमाल करके बताए। तलबा को क़वायद की तदरीस की ज़रूरत नहीं होती है, वो उसे अपने अंदाज में सीखते हैं। तो ये तो मान लेते हैं कि क़वायद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चाहे वो आमोज़िश कर रहा हो या हुसूल याबी कर रहा हो या फिर वो एक्विजिशन कर रहा हो, कहीं कहीं क़वायद से जुड़ा हुआ होता है। क़वायद की बुनियाद पे ही ज़बान वो अच्छी सीख सकता है। अब यहाँ पे जो आपको इस्तेमाल करना है, इस्तिक़राई तरीका इस्तेमाल करना है। कौन सा तरीका? इस्तिक़राई तरीका आपको इस्तेमाल करना है। इस्तिक़राई, अब इस्तिक़राई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडक्टिव मेथड, ठीक है, इंडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड में क्या होता है? इंडक्टिव मेथड में पहले हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है, कह सकते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका कुछ ऐसा नहीं दिया है तो इसके साथ जाएंगे, हालांकि ये डिडक्टिव का मीनिंग दे रहा है, ठीक है, ये डिडक्टिव के बारे में बता रहा है, इस्तिखराजी के बारे में बता रहा है। उसके अलावा और में अगर आप देखेंगे उसमें सब में कहीं न कहीं नेगेटिविटी पाया जा रहा है। इसमें देखें तलबा को बहस से ज़्यादा क़वायद, नोट्स अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे उस्ताद उसकी वजाहत करेगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। उस्ताद नहीं बल्कि मौसिर तरीका क्या है, बच्चे समझ के उसको खुद से वो एक्सप्लेन करें। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तलबा को क़वायद की तदरीस की ज़रूरत है, तो काट दीजिए। इस वजह से ये होना चाहिए, लेकिन इसमें डिडक्टिव की जो बात कह दी गई है तो ये गलत है। इंडक्टिव के हवाले से बात करनी चाहिए, इस पर हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है नज़्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। नज़्म या शायरी अगर पढ़ा रहे हैं तो उस्ताद को किन बातों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो हम देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, नज़्म या शायरी से महफूज होने वाले उसकी तहसीन मतलब कह सकते हैं उसके अंदर जो माना है, यानी नज़्म या नसर अगर आप पढ़ रहे हैं, शेर व शायरी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ सेंस निकल के आता है, मीनिंग निकल के आता है, उसके अंदर वो माना महफूज होना चाहिए, उस माने का सही तर्जुमा निकल के आना चाहिए, समझने वाले को उसकी फीलिंग होनी चाहिए, ये चीज़ें, ठीक है। नज़्म या शायरी से महफूज होने वाला उसकी तहसीन। और 2 में कहा जा रहा है ज़ख़ीरे अल्फाज और लुग़त से रुजू करना। ऐसा तो नहीं कर सकते आप, यानी ज़ख़ीरे अल्फाज वगैरह से आप दूर रहना, कह सकते हैं कि ज़ख़ीरे अल्फाज जो है उससे आप दूर रहिए। और 3 में कहा जा रहा है कि क़वायद और उसूल के इस्तेमाल पर, यानी क़वायद और उसूल के इस्तेमाल पे काम करना, तहरीर के फ़रोग़ देना, यानी राइटिंग पे फोकस करना। देखिए नज़्म या शायरी जो होता है उसमें क्या होता है ना, जो शायर होता है 2 मिसरे में पूरे वाक़ियों को समेट देता है। अगर 2 घंटा 4 घंटा का पूरी एक कहानी है, आज़ादी की कहानी है या फिर किसी महान शख्सियत के बारे में लिखना है, गांधी जी के बारे में है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में है, या इस्लामिज़म पे है, तो उसमें क्या करता है शायर, अपने क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद, ये अगर शेर है तो कहीं न कहीं ये पूरे एक तरह के करबला के वाक़े को दर्शा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, उसके अंदर जो सालमियत है, उसके अंदर जो माना छुपा हुआ है वो महफूज होना चाहिए, ठीक है। तो नज़्म या शायरी से महफूज होने वाले उसकी तहसीन मतलब ब्यूटीनेस। तो ये बात हो गई, याद रखें, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं पहले बता दिया हूँ कि आपका नेट से लिया हुआ है और इसी वजह से आपको ये इस तरह दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, माहिर लसानियात के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन से बयानात दुरुस्त हैं।
आपके ऑप्शंस यहाँ पे ज़बान का इक्तिसाब फितरी और तहत शऊरी अमल है, और बी में कहा जा रहा है ज़बान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है, सी में ज़बान की आमोजिश फितरी और तहत शऊरी अमल है, और डी में ज़बान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी। तो देखिए यहाँ पे आपको लफ्ज़ में पेचीदगी पैदा कर रहा है, दुश्वारी। ज़बान का इक्तिसाब यानी ज़बान का सीखना, फितरी और तहत शऊरी। ज़बान सीखना एक तरह का फितरी चीज़ है, ठीक है। देखिए आमोजिश, अब यहाँ पे इक्तिसाब वर्ड जो इस्तेमाल किया ना, इक्तिसाब, ये फितरी ही होता है। फितरी का मतलब क्या हो गया कि बच्चा अपने माँ बाप से सीखे, ये आमोजिश नहीं है। आमोजिश में क्या होता है, फितरी नहीं होता है, बल्कि उसके लिए रस्मी माहौल का होना ज़रूरी है। इस वजह से ऑप्शन ये तो आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक हो गया ज़बान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी है, ठीक है। अब देखिए ज़बान की आमोजिश जो है, ठीक है, अब यहाँ पे इस्तेमाल किया था फितरी और यहाँ पे दानिस्ता और शऊरी। दानिस्ता मतलब एकदम फॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है, सिलेबस को डिफाइन किया है, उसमें भी हमने बताया है कि आमोजिश और इक्तिसाब को अगर आप समझेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ आमोजिश और इक्तिसाब को डिफाइन करके पूछ लिया है, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश किया कि बच्चे जो है वो आमोजिश और इक्तिसाब को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो यही है। और सी में देखते हैं ज़बान की आमोजिश फितरी और तहत शऊरी। जब आमोजिश होगा तो फितरी कैसे होगा? ज़बान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी है, यानी इक्तिसाब अगर है तो वो फिर दानिस्ता थोड़ी होगा, वो तो फितरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये दोनों उल्टा कर दिया है, तो इस वजह से ऑप्शन ए और बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यानी ए और बी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा है, दस्तूर हिंद में ज़बान को कौन सी हैसियत हासिल है? दस्तूर हिंद में यानी हिंदुस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदी लैंग्वेज जो है उसको क्या मकाम हासिल है? मुआविन सरकारी ज़बान, गैर सरकारी ज़बान या फिर हिंदुस्तानी ज़बान। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हिंदुस्तान आईन हिंद में जो है हिंदी को ये सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है, ऑप्शन ये रखें। और यहाँ से अगर पूछे कि शेड्यूल 8 में, ठीक है, शेड्यूल 8 में कितनी ज़बानों को शामिल किया गया है, तो 22 ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आते हैं, और भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसे भी आप देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ या मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार सुन लीजिएगा आप लोग। सातवीं जमात की ज़बान के उस्तानी किरांती अपने तलबा से दरसी किताब में शामिल नज़्म के मुमासिल एक दूसरे नज़्म तलाश करने, फिर उस नज़्म के लफ्ज़ियात और मानी पर गौर करने और आम ज़बान में तामुल के लिए कहती है। तलबा फिर अपनी मुताल्लिका ज़बानों में उसे नज़्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहाँ ज़बानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली अख्तियार की? यानी टीचर ने क्या किया, कोई चीज़ दिया और उसको बोला कि अपनी ज़बान में उसको एक्सप्रेस कीजिए, अपनी ज़बान में उसे लिखिए। तो ये टीचर का हिकमत अमली अपनाया जाना किस नाम से जाना जाएगा? ज़बान के फ़रोग़, बहुत सी ज़बानों बोलने की हिकमत अमली, कसीर लिसानियाती बतौर हिकमत अमली, या फिर 4 में कहा जा रहा है लिखने का फ़रोग़। आपको क्या लग रहा है इसमें क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सी ज़बान बोलने की हिकमत अमली, यानी डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे आते हैं, इस वजह से आपका ऑप्शन 2C हो जाएगा। पहला क्यों नहीं होगा? ज़बान के फ़रोग़, ज़बान के फ़रोग़ तो है, लेकिन जितने लैंग्वेज के बच्चे रहेंगे उस तरह के लैंग्वेज को वहाँ पे फ़रोग़ दिया जाएगा, ठीक है। तो कसीर लिसानियाती बतौर हिकमत अमली, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल मुनासिब है। नेक्स्ट की तरफ आएंगे। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 होगा, पढ़ना क्या है? ठीक है, जो ये पढ़ना है उसे आप किस नाम से जानते हैं? हरूफ और लफ्ज़ की सराहत, दिए गए मतन से माना खस करना, मुश्किल अल्फाज के माना मालूम करना, आवाज़ और अल्फाज की मदद से काम करना। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? देखिए, पढ़ने से मुश्किल अल्फाज के माना मालूम करना, दिए गए मतन से माना खस करना, हरूफ और अल्फाज की सराहत। तो अगर कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है? अगर कोई नावल आप पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो बातें कही गई हैं उसका कहीं न कहीं आप निचोड़ निकालने की कोशिश करते हैं। हरूफ और अल्फाज की सराहत, इसको काटिए, दिए गए मतन से माना अखज़ करना, तो ये भी एक हद तक सही है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे मुश्किल अल्फाज के माना मालूम करना,
ये बिल्कुल आपका सही होगा। यानी अगर कुछ अल्फाज के मानी आपको नहीं पता है तो उसको आप क्या करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका बेटर होगा। अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो जो चीज़ आपको नहीं पता है उसको कॉन्टेक्स्ट की मदद से आपको सबाक जो है संदर्भ से जानने की कोशिश करेंगे तो वो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो आज 8वें नंबर का है। पढ़ना पढ़ने इसमें इसमें जो आपका होगा वो आपका दिए गए मतन से हाँ, इसमें दिए गए मतन यानी जो मतन दिया हुआ पैसेज दिया हुआ है उसमें से आप ये माना अखज़ करेंगे। ठीक है, दिए गए मतन से माना अखज़ करना। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। मुश्किल अल्फाज के माने मालूम करना तो कॉन्टेक्स्ट की मदद से होता ही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका ये सही होगा, 2 वाला। और नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट सेकेंड होगा आज का। क्वेश्चन नंबर आपका ये कह सकते हैं कि 9 है। एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वह मेनू कार्ड देखकर तकरीबन 1500 रुपये का खाना मंगवाए। उसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यहाँ होटल का मेनू कार्ड क्या रोल अदा करता है। ठीक है, मेनू है आपका, तो उसका रोल के बारे में पूछा जा रहा है कि वो क्या रोल अदा कर रहा है। ज़बान की तदरीस के लिए एक मवाद के तौर पे वो काम करता है, या एक तरह का छपा हुआ प्रिंटेड कागज़ है, या आले हिकमत है, आमोजिश का गैर मुस्तनद मवाद है। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लग रहा है इसमें। तो यहाँ पे अगर देखेंगे उसको एक तरह का मवाद यानी जो कम्युनिकेशन चल रही है ना, ज़बान की तदरीस के लिए मवाद का इस्तेमाल किया रहा है, एक तरह का टूल के कह सकते हैं या आला के तौर पे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो टॉपिक बनाया जा रहा है। उसको बच्चों को बोलने के लिए क्या टॉपिक डिसाइड किया जा रहा है, वो जो मेनू है उसको लेकर के उससे रिलेटेड बातें करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और ये लास्ट होगा आज का। दर्ज झेल में से कौन 8वीं जमात तक ज़रिए तालीम की बाबत हक़ तालीम एक्ट 2019 की सिफारिशात में शामिल है। ठीक है, RTE 2009। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2010 में इसको क्या कर दिया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो कौन सा है शामिल, ये पूछा जा रहा है आपको। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी ज़बान को 8वीं जमात तक ज़रिए तालीम होना चाहिए। स्कूल में मादरी ज़बान को ही ज़रिए तालीम होना चाहिए। घर की ज़बान को ज़रिए तालीम होना चाहिए। रियासत की ज़बान को ज़रिए तालीम होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर इसमें आप देखेंगे तो वो जो है, जहाँ तक अमली तौर पर मुमकिन हो मादरी ज़बान को 8वीं जमात तक ज़रिए तालीम होना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे चीज़ों को आसानी से सीख पाते हैं, अपनी मातृ ज़बान में, मातृभाषा में आसानी से सीख पाते हैं। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बेस के भी क्वेश्चंस रहे। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की भी कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक भी शेयर करें। और फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाऊँगा पेडागोजी से और आपके पैसे से, ताकि आपके क्वेश्चंस आसानी से हल हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।